यस कॉमेड आप लाइव है प्लीज। बात करने शुरू करूं? जी 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 जी। मैं आज आप लोग के साथ बात करने वाला हूं वैज्ञानिक दौर में अंधविश्वास और स्वास्थ्य सेवा, और वो भी इस कोविड-19 के महामारी के साथ मिलाते हुए अंधविश्वास का क्या भूमिका रहा है, कैसे फैल रहा है, उससे क्या समस्या हो रहा है, और एक वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो हमें इसे किस तरह समझें, इसकी इलाज क्या है, इस पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि इस 23 जुलाई को जब कैप्टन लक्ष्मी सहगल की एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, उस दिवस पर आईवा और ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने मिलकर तय किया कि एक अभियान चलाएंगे जिसमें कोविड-19 के बारे एक सही समझ ले जाएंगे लोगों तक और अंधविश्वास को दूर करें, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। और ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जितना जल्दी वैज्ञानिक समझ फैलना चाहिए, उससे ज्यादा जोर से अंधविश्वास की समझ फैलने लग जाता है, या गलत समझ। कभी-कभी अंधविश्वास शब्द भी उसके लिए ठीक नहीं रहता है। कई तरह की गलतफहमियां, भय इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें समझने की जरूरत है। पहले तो ये सच बात है कि ये एक नया बीमारी है, ऐसी बीमारी जो पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया है अचानक, और 5 महीना में दुनिया को हिला रखा है। आज के दिन भारत में करीब 30 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जिसको 30 लाख से ज्यादा लोग को संक्रमण हुआ है, जिससे से कई लोग ठीक हुए हैं, लेकिन करीब 70,000 की मौत भी हुआ है। तो ये साधारण बीमारी नहीं है, इसमें खतरा है। लेकिन ये भी सच है कि अगर 100 लोग को ये संक्रमण हो गया है तो उस 100 में से 2 या 3 को ही समस्या बहुत रहेगा और 1 या 2 को ही मौत की संभावना रहेगा। ऐसे तो आधा लोगों को दिखेगा भी नहीं कि उनको संक्रमण आया और गया, और बाकी जो है उनमें थोड़ा सा खांसी, थोड़ा सा बुखार रहा, कुछ दिन थकावट रही और इसके साथ ठीक हो जाता है। बट कुछ लोग को श्वास लेने में दिक्कत हो जाता है, थकावट बहुत हो जाता है, और उसके बाद उनको एडमिशन करने की जरूरत पड़ जाती है, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे कि कई लोग बच जाते हैं, 5 में 1 बच जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग की मौत हो जाता है, और इसीलिए ये बीमारी इतना बड़ा खतरा है। जब हमारे जनसंख्या करोड़ों में है तो 100 में 1 की मौत भी बहुत लाखों की मौत हो जाता है। और यही हम देख रहे हैं कि संक्रमण को फैल तो रहा है और मौत भी बढ़ रहा है। आज के दिन एक दिन में करीब 70,000 लोगों की बीमार पड़ते हैं, इससे नया संक्रमण होता है। सोचिए, 3 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग की बीमारी हो जाती है। इतना नया बिस्तर कहां से लाएंगे, नर्स कहां से लाएंगे, डॉक्टर कहां से आएंगे, अस्पताल में जगह कहां रहेगा?
तो इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं, सामाजिक दूरी जो कर रहे हैं, मास्क पहनना जो कर रहे हैं, हाथ धोना जो कर रहे हैं, उससे अगर बीमारी फैलने की तेजी कम भी हुआ तब भी उसे बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हॉस्पिटल एक साथ जब इतने मरीज वहां पहुंच जाते हैं तब वो इसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा पहला कहना है कि ये बीमारी को हम नहीं बोलेंगे कि कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये सच है कि सबसे ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन सावधान रहना बेहतर है, क्योंकि ये 100 में 1 कौन होगा, ये 100 में 3 कौन होगा, ये हमें पता नहीं। ये सच बात है कि 60 साल की उम्र से ज्यादा है तो उनको मौत की या गंभीर बीमारी की रिस्क ज्यादा है, लेकिन कम उम्र में भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी की जरूरत है। लेकिन समस्या क्या है? अंधविश्वास से भी ये एक बहुत बड़ा समस्या है, जो भय फैला हुआ है। नया बीमारी आया, फैलते गया, इसलिए लोगों को भयभीत रहना बहुत गलत बात भी नहीं है, लेकिन जो इस तरह की एक बिना सोचे समझे एक भय, जिससे कि हम अपने आप को और अपने समाज में नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह की भय लोगों की ही दोष नहीं है, लोगों का भी कुछ भूमिका है उसमें, लेकिन ज्यादा दोष तो सरकार पर ही है। जब पहले पहले इस बीमारी के बारे में घोषणा की थी, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, तो चाहे जो भी समझ से हो सके वो इसके बारे में विचार भी नहीं किया था, लेकिन जब उसने जोर दिया कि आप एक लक्ष्मण रेखा लगा लीजिए, लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने से आपका पकड़ लेगा, इसके लिए कोई इलाज नहीं है, तो बोलने में ये था जरूर कि सामाजिक दूरी की जरूरत, ये तो ठीक बात है, लेकिन बोलने का तरीका ये था कि लोग समझे कि अब तो ये कहीं भी पास आ जाएगा तो मौत हो जाएगा। इसलिए कुछ जो डॉक्टर और नर्स उनके लिए मदद के लिए आ रहे थे उन पर भी टूट पड़ते थे, कोई भी एक आदमी बीमार हो गया तो उस पर टूट पड़ते थे। ये नहीं समझते हुए कि बीमारी से हम देर तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में किसी को भी आ सकता है, और जो बीमार हुआ है उसे दोषी ठहराना एकदम गलत बात है, वो दोषी नहीं है। अगर हम सामाजिक दूरी रखते हैं कि इसका मतलब नहीं है कि हमें बीमारी कभी नहीं आएगा, इतना ही है कि आने का संभावना हमें बहुत कम कर ली है, लेकिन 0 तक नहीं पहुंचता है, अभी भी आ सकता है। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसको दफनाने में ले जाते समय, चलाने में ले जाते समय लोग को इतना डर लग गया है कि उनको जाने नहीं देते थे, आने नहीं देते थे, उन पर टूट पड़ते थे। वैसे भी तो परिवार दुखी था और उस पर ये ऊपर में, तो एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फैलता सांस से ही। जब हम सांस लेते या बात करते या खांसी या छींक आती है तो थूक की जो बाहर आता है उसकी छोटी छोटी मात्रे में उसमें कीटाणु रहता है जो नीचे जमीन में गिर जाता है। अगर आप एकदम पास हो और सांस ले रहे हो और 6 फुट के पास हो और मास्क नहीं पहने हो तो आपको भी हो सकता है, लग गया और फिर आपने नाक तक ले गया तब भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मान लो आप रोड में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, क्या आपको बीमारी हवा में आके लग सकता है? नहीं लग सकता है।
बीमारी नहीं फैलती है ऐसे। अगर आप जाते समय कोई इस तरह जाते हुआ उसने खांस दिया, आपका मुंह में आ गया तो लग सकता है? नहीं लग सकता। 15 मिनट एक साथ रहे, बात करते रहे, थोड़ा देर लगता है संक्रमण फैलने में। क्या धूल में गिरा हुआ है, आप रोड में चलते हो, आपका जूता में लग गया, आप घर में लाए, फिर वो झाड़ू लगाए तो वो धूल फैल के आपको बीमारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक तरह से पूछो तो करोड़ों में एक को हो सकता है, लेकिन उतना तो ज्यादा चांस है कि बिजली आप पर गिर पड़े, लाइटनिंग जो है वो आपको लग जाए, रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट होने की संभावना उससे ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। तो इसीलिए हर चीज को रिस्क मानने से इतना भय हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए गलत जगह में हम ज्यादा ध्यान देते हैं और सही जगह में कम। जैसे हम बोल रहे थे कि मौत हो गया तो जो आदमी सांस नहीं ले सकता है, मौत हो गया, सांस नहीं सकता है, उससे फैलेगा कैसे? उसकी बैग में हम उसको रखे हैं, उसको ले जा रहे हैं, तो कैसे फैलेगा? फैलेगा नहीं। लेकिन लोग को लगता है कि गंभीर बीमारी से ज्यादा गंभीर है, जब मौत हो जाता है तो गंभीर बीमारी से फैल सकता है, तो मौत से और फैल सकता है। एक तरह से आम आदमी सोचने में हम समझ सकते हैं और हमारे फर्ज बनता है कि उसको समझाने। लेकिन मंच से लोग इस तरह की चीजें पर गलत फहमियां फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, ऐसी बात करते हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ, उसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, जैसे कि कोई भूत आके पकड़ लेता है, लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाओ, रात को बाहर मत जाओ। रात को जाने से क्या हो जाएगा? क्या ये कीटाणु रात को ज्यादा फैलती है? नहीं फैलती है। मार्केट में जाओ, दिन में जाओ, 6-7 लोग एकदम इकट्ठा जाके सब्जी खरीदो या मांस खरीदो या मछली खरीदो, तब आपको ये फैलने को, आपको संक्रमण होने का संभावना बहुत है। कभी कभी उन लोग मटन की दुकान को बंद कर देते हैं, मछली की दुकान को बंद कर देते हैं, सब्जी को छोड़ देते हैं। क्यों भाई? मांस से ज्यादा नहीं फैलता है। इतना ही है कि भीड़ वहां ज्यादा हो जाना चाहिए, भीड़ तो सब्जी दुकान में भी हो जाना है। क्या बेच रहे हैं उसका कोई ताल्लुका नहीं है बीमारी फैलने से। किस तरह लोग खरीद रहे हैं, कितना दूरी रख रहे हैं, उस पर है। आप भगवान के लिए प्रसाद भी खरीद लो, लेकिन दूरी नहीं रखोगे तो तुम्हें उतना ही संक्रमण की मौका है जितना शराब खरीद रहे हो। अब क्या खरीद रहे हो से मतलब नहीं है, कैसे खरीद रहे हो से मतलब है। ये इस तरह की गलतफहमी। और काले दिन में तो इतना सबको ढोलक पिटवाया, ड्रम पिटवाया, थाली पिटवाए, दिया जलाए, बोलने के लिए डॉक्टर को हम एंकरेज करने के लिए, साथ देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पर ये भी फैला रहे थे कि इस तरह की चीजों करने से वायरस बीमारी दूर हो जाएगी, उससे हम सुरक्षित रह जाएंगे। कई जगह में तो इतना सारा पूजा पाठ लगा दिया, प्रभात फेरी निकाल दिए, बोल एक करुणा माई नामक एक भगवान बना दिए, माता देवी कई क्या कर दिए। इससे बहुत नुकसान होता है क्या? एक तरह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इससे जो हमें करना चाहिए उससे हमें अलग कर देता है और दिशा बदल देता है, तो समस्या। अब कोरोना माई को आप चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए चले जाते हो और वहां भीड़ को, दूरी नहीं, भीड़ हो जाता है तो उतना उससे भी फैल सकता है। और इसीलिए सरकार का मैसेजेस में ही, संदेश में ही इतना सारा चीजें लिखा रहता है कि लोग को समझ नहीं आता। अब अगर
सरकार इतनी जोर से बोलती है कि इसको इलाज नहीं है, तो लोग के मन में आते हैं तो फिर आखिर हॉस्पिटल क्यों जाएं, डॉक्टर को क्यों ना दिखाएं, हो सके बेहतर मेरे वेद क्यों दिखा रहे हो। ये तो बोल रहा है कि इसके लिए उसका पास कोई दवाई है, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि इसके लिए तो कोई दवाई नहीं है। अब क्या है ना, दवाई नहीं है का मतलब नहीं है कि इलाज नहीं है, और दवाई इलाज की एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। अब बीमारी बहुत हो जाती है और सांस की तकलीफ हो जाती है तो हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है, और ऑक्सीजन चढ़ाने से बहुत बहुत लाभ होता है उनको। सांस रुकने से और फेफड़े खराब होने से बहुत लोगों को ये रोक सकता है। कुछ लोग तब भी आगे वेंटिलेटर में चले जाएंगे, उसमें भी कई लोगों को बचा सकते हैं। और उसके बाद ये बात सही है कि दवाई से नहीं, वैसे आज एक दो दवाई भी आ गई है जो पूरा बचाता नहीं है लेकिन मौत की दर को कम करता। इसलिए डॉक्टर को दिखाना और क्या सही सलामत आपको किस तरह की इलाज लेना है पूछ के लेना, क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि हम बोलते हैं, और ये इस वैज्ञानिक इलाज की एक विशेष बात है कि जो उसको पता नहीं है वो बोलता है कि पता नहीं है। आयुर्वेद और सिद्धा और यूनानी बहुत दिनों से आ रहा है, सही बात है, बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन उन दिनों में कोरोना वायरस तो था नहीं, उसके लिए कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। अब मॉडर्न मेडिसिन जो है, वैज्ञानिक दवाई खाना जो है, वो अभी इसके लिए खोज कर रहा है, लेकिन तब तक आयुर्वेद आदमी बिना खोज किए अपना बता देता है कि ये मेरे पास है दवाई। इधर उधर कोई वैद्य बता दिया है, वो तो वैसे भी करता रहा है, अभी वो बता सकता है। लेकिन सरकार जब इसको जोर देने लगता है, कोई मतलब बिना होम्योपैथी को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, यूनानी को लेकर ऐसी दवाइयों को बेचने लग जाता है, और कुछ लोग जैसे ये पतंजलि के रामदेव बाबा ने, उसको करोड़ों रुपया हो जाता है ऐसी गलत फहमियों से, क्योंकि वो बेच सकता है। और इसीलिए लाभ की लालच में, पैसों बनाने की लालच में भी इस तरह की गलत फहमियां फैलाया जाता है। ये रामदेव बाबा पतंजलि में वही नहीं है, वो अपने आप को वैज्ञानिक भी कहने लगा, बोला कि हमने रिसर्च किया है और हमारे रिसर्च बताता है कि ये आयुर्वेद दवाई जो मैं निकाला हूं ये सबको इलाज, सबको ठीक कर देता है। मैं एक टीवी प्रोग्राम में उनके आदमी के साथ बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि कैसे आप बोल सकते हो, वैसे भी 100 लोग में 2 या 3 को ही बीमारी होता है, बाकी सब सीरियस होता है, गंभीर होता है, मौत की संभावना होता है, बाकी सब तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। आपको कैसे पता है कि ये दवाई आप जो दे रहे हैं काम कर रहा है? वैज्ञानिक कैसे पता करते हैं? वैज्ञानिक डॉक्टर जो है उनकी रिसर्च में एक जगह में 1000 मरीज को ये दवाई देते हैं और 1000 को नहीं देते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि चलो 900 लोग ठीक हुए हैं, उसमें 800 लोग ठीक हुए हैं, तो इसको उससे कुछ बेहतर है, ये ऐसे करते हैं। दोनों को आपको नापना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं को दोगे तब भी तो बहुत लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप इलाज के लिए लाओगे लगता होगा कि वो काम करता है, जब तक कि आप विज्ञान को समझकर रिसर्च नहीं करते हो वो आपको गलत ले जाएगा। रामदेव बाबा ये सब समझा हुआ व्यक्ति है, उसने ये बोला है कि ये सब उसने सोच समझ के ऐसी कंट्रोल के साथ ये सारे चीजें के साथ उसने किया, बस इतना ही था कि वो फ्रॉड था।
और उसको बाद में जब बात उठाई गई कि आपने कैसे इसको सर्टिफिकेट दे दिया, इसको कैसे सरकार ने मान गया, इसका क्या रिसर्च को बारे में कौन उसको निगरानी की, तब उसने वापस ले लिया। लेकिन तब तक तो उसका बेचने का काम भी था, उसको वापस लेना पड़ा, मजबूरी था, उसके बाद नहीं तो और भी बना लेता। तो ये अंधविश्वास की जो बात है, गांव में बिना पढ़े हुए लिखे हुए लोग का ही बात नहीं, यहाँ ऊपर से कई रास्ते से भय फैलाने से लेकर कई तरह के इलाज को आगे बढ़ा देने से, क्योंकि जो सरकार करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। उससे आसान है कि एक छोटा सा गोली है, इसको ले लो, ये दवाई है, उसको पी लो, ये वाले क्या बोलते हैं, हमने पोषण बना दिया, इसको पी लो तो इसको आप बीमारी से आपको ताकत दे देता है, बीमारी नहीं आएगा। इस तरह के फैलाने चीज आसान हो जाता है, और जो चीज उनको करना चाहिए उससे और नहीं कर रहे हैं, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें कहीं और दिशा में दिखा देता है, ताकि देखना चाहिए कि जो वो करना चाहिए था उसने वो किया ही नहीं। क्या करना चाहिए, इस पर हम आते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि कई सारे अंधविश्वास फैल रहा है कि इस तरह कई तरह गलत इलाज फैला रहे हैं, पैसा बना रहे हैं बेमतलब में लोगों को उल्लू बनाते हुए, तो सही क्या है? पहले मैं सही के बारे में बोलने के पहले एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। ये नहीं है कि वैज्ञानिक दुनिया में भी, नवीन वैज्ञानिक दुनिया में भी, डॉक्टरी में भी, मेडिकल सर्विसेज में भी झूठ नहीं बोलते हैं या पैसा नहीं बनाते हैं या पैसा बनाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, ये नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, दुनिया में करोड़ों बिलियन डॉलर की मालिक है, वो भी ये करते हैं और वो भी इसमें खूब कमाते हैं। कभी कभी दवाई जो है उस पर अभी रिसर्च शुरू हुआ, वो काम कर रहा है, उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं, लेकिन उसके आने के पहले जो उनको परमिशन मिला है, कभी कभी इमरजेंसी यूज, एक कंपैशन यूज की परमिशन देते हैं। जब लोग बहुत गंभीर बीमारी से मर रहे हैं तो परिवार वाले पूछते हैं कुछ तो करके देखो, और डॉक्टर के पास एक दो दवाई रहा जिसमें वो परिवार को सच सच बोल सकता है कि देखो ये महंगा है, इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये काम करेगा, लेकिन आखिर इसको वैसे बुरा हाल है कि हम कोशिश तो करते हैं, तो लोग मान जाते हैं। इस तरह कोशिश करने के लिए, एक दया दिखाने के लिए, जो आदमी एकदम गंभीर स्थिति में है और मरने की स्थिति में है, तो उन पे कुछ दवाइयां के लिए छूट देते हैं। अब इस छूट को रखते हुए ये कंपनी बोलने लग जाता है कि ये दवाई आपको खरीद कर देना ही जरूरी है, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। और सच बात है कि ये दवाई से मतलब उतना नहीं है, ये बताएंगे। अब क्या है, इस तरह की एक्सपेरिमेंटल जो बोलते हैं, खोज के लिए जो नया दवाइयां लाते हैं, या तो इतना अमीर होना चाहिए कि वो लाखों रुपया खर्च किया, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या साधारण आदमी है, मिडिल क्लास की है या गरीब है, तो उसको फ्री में इलाज करना चाहिए। ये दवा, जो दवाई का अभी एविडेंस नहीं है, उसके लिए एक गरीब पेशेंट से आप इतना पैसा लूटना एकदम गलत बात है। वैसे काम करना प्रूव करने पर भी फ्री इलाज देने की हमारी अधिकार है, मुफ्त इलाज पाने की हमारे अधिकार है। लेकिन मेरा कहना है कि जो अधिकार का हनन तो हो ही रहा है, इस पर और एक आगे जाते हैं, और जो दवाई मॉडर्न मेडिसिन की अभी बात कर रहा हूं,
जिसको काम करते हैं इसकी एविडेंस नहीं है, उसको भी पेशेंट को देते हैं और उससे वो लाखों रुपया कमा लेते हैं, ये बिना बताए हुए कि ये दवाई काम करने के बारे में अभी तय नहीं हुआ है कि काम करता है, अभी ये तो खोज में ही, ये बिना बताए। तो इसका मेरा कहना है कि झूठ आयुर्वेद वाले या होम्योपैथ वाले या हमारे गांव की गरीब या हमारे पॉलिटिशियन ही नहीं बोलते हैं। हमारे मुख्य ये भी इसको कहते हैं, इस तरह की वैज्ञानिक और बड़े बड़े कंपनियों में भी ये होता है और ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें फिर सोचने की बात है कि आखिर सरकार को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और सरकार की क्या भूमिका है। सरकार की भूमिका ये नहीं है कि लोगों को ही दोषी ठहरा दे। हाँ, सही बात है कि 3 चीज लोग कर सकते हैं। एक है सबसे जरूरी बात कि आप 6 फुट की दूरी, कम से कम 6 फुट की दूरी आपके घर के बाहर परिवार वालों को छोड़कर बाकी जगह जाने पर ये 6 फुट दूरी रखने की कोशिश कीजिए। सब लोग को कर नहीं पाएंगे क्योंकि कई स्थिति है जहां ये किया नहीं जा सकता है, भीड़ हो ही जाता है। उसके लिए आप अपने आप को दोषी मत समझिए, लेकिन जहां आप हो सकते हैं कीजिए। फिर घर से बाहर जाते समय कई हाथ धो के जाइए और वापस आते समय बहुत जरूरी है जब घर में अंदर आते हो हाथ धोने के लिए। एक दुकान से दूसरा दुकान जा रहे हैं तो बीच में हाथ धो सकते हैं तो बढ़िया होगा, लेकिन जब नहीं करते हैं तो कम से कम घर आते समय कीजिए और तब तक जितना कम मुंह में आप हाथ लगाएं ठीक रहे। और जितना कम आप दरवाजा खोलने में या मंच पे या माने कि टेबल पर यहाँ जहां कई लोग अपने हाथ लगा रहे हैं वहां हाथ लगाने से आप अपने आप को कम कीजिए। जैसे बिजली की स्विच लगा रहे हैं तो यहां से लगा सकते हो या इस जगह से ऐसी लगा सकते हो, क्योंकि उस स्विच में सबका हाथ लग रहा है तो अपने आप किसी का हो सकता है कि जो आदमी आपसे पहले वहां छुआ था उसके हाथ में एक कीटाणु थी, इसलिए आप यहां से लगा सकते हो। दरवाजा खोलते समय हो सके तो पैर से खोल सकते हो, इस तरह की कुछ चीजें कर सकते हो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मत सोचिए कि अगर इसके बावजूद आपको बीमारी हो गया तो आप दोषी हो। खैर टीवी में तो ये समझाने में सबसे ज्यादा रोल अमिताभ बच्चन का ही था। कितना बार वो टीवी में ये समझाया कि हम थक गए, टीवी देख नहीं पाते थे क्योंकि वो बार बार आ जाता था, अब नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी बीमारी हो गई। कहने का नहीं है, हंसने की बात नहीं है, और अमिताभ बच्चन को हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, वो भी मानव है, उसका भी तन है, बदन है जिस तरह हमारा है, और इसीलिए संक्रमण उसको भी आ सकता है जितना हमें भी आ सकता है। इसलिए इसका कोई प्रूफ नहीं, इसका कोई ये नहीं। और मास्क पहनना, मास्क पहनने से भी कुछ लाभ है, ज्यादा लाभ है कि अनजाने में या जानकर आपको बीमारी है और मास्क आप पहनते हैं तो थूक दूर नहीं जाएगा और इसीलिए आपको बाकी लोग को संक्रमण से बचा सकते हैं, ये काम करता है। हाँ, हाथ से आप छू कर नीचे छुएंगे तो फैलेगा, इसलिए पूरा काम नहीं करता है लेकिन थोड़ा दूर तक काम करता है। अगर आपको संक्रमण नहीं है और मास्क आप लगाएं तो उतना नहीं बचाता है, क्योंकि कीटाणु बहुत छोटा चीज है। मास्क से जो हवा अंदर जाता है सांस लेने के, उसके साथ वायरस भी अंदर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अनजाने में आप ही वायरस फैला रहे हो, इसलिए मास्क पहनना अच्छा है और 6 फुट दूरी रखना। ये 3 चीज हम अपने ओर पर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये तीनों से हम हो जाए। पहले में क्या हुआ था, जिसको
बीमारी आ गया और उसने कहीं 2 जगह में पता किया कि उसके द्वारा बीमारी फैला है, तो बोलने लग गए कि एफआईआर फाइल करो, उस पर एक्शन लो, जेल भिजवाओ। अभी तो हमारा होम मिनिस्टर को ही हो गया, अमित शाह को ही हो गया, उसको तो 5 स्टार होटल में बिठाए हैं, उसको तो जेल नहीं भेजे हैं, एफआईआर तो फाइल नहीं किए। और ना मैं कहता हूं कि फाइल करना चाहिए, एकदम गलत बात है। तालिबागी मुस्लिम के पीछे पड़ गए थे। 2 दिन पहले बॉम्बे की एक कोर्ट, औरंगाबाद की एक कोर्ट ने कहा कि जो आपने उन पर किया था ये बहुत गलत किया था, उनकी अधिकारों की हनन किया था, उनकी कोई दोष नहीं था, वो घर नहीं जा सकते थे, होटल बंद था, तो जहां उनको रहने की जगह था वहां बैठे थे, और क्योंकि बहुत लोग बैठे थे तो बीमारी फैला उनसे, जानबूझ के ना उनको बीमार पड़े या जानबूझ से ना वो फैलाए। लेकिन इतना हमने कहने लग गया कि तालिबागी मुस्लिम के कारण ही फैल रहा है कि अपने आप को हम बुद्धू बना लिए, क्योंकि जहां फैल रहा था, जहां संक्रमण की जड़ बन रही थी, क्लस्टर बन रहा था, हम वहां जांच नहीं किए, जांच तो इसी के पीछे करते रहे। और कई और जो श्रृंखला है जिससे कि ये ये बीमारी फैलती है, एक से दूसरे की फैलने की जो श्रृंखला है, वो हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम एक श्रृंखला पर हमारे पूरे ध्यान गया और बाकी को हम छोड़ दिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो मजदूर बाहर जाके पलायन करके अपना काम कमाते थे, उनको मार्च महीना में छोड़ देते अपने घर लौटने के लिए। वो वैसे भी और कुछ दिन बोल देते कि 1 हफ्ता बाद या 2 हफ्ते के बाद लॉकडाउन होगा, तालाबंदी होगी, उसके पहले आप घर पहुंचिए, तो थोड़ा भीड़ लगता, आ जाते। उस दिन में सारा भारत में 400 मरीज ही थे, मान लो और 400 आ गए ट्रेन में, तब भी 400 ही है। लेकिन आज एक एक ट्रेन में 400 आ रहा है, आज एक एक दिन को 70,000 लोग नया मरीज पा रहे हैं। उस दिन में जब उन लोग ने तालाबंदी किया 400 ही था, और आज तालाबंदी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब लोग थक गए हैं, और तालाबंदी चलेगा नहीं, इतना नुकसान पहुंचा गया। अब उसको क्यों पलायन को इतना करने वाले मजदूर पर इतना पड़ गए, डंडा से मारे, उसको कोई चलने की रास्ता नहीं था, चलते समय उसको पानी तक की व्यवस्था नहीं किया, पहुंचाने के लिए इतना दिन लगा, फिर कुछ दिन बस छोड़े, फिर एक ट्रेन छोड़े, फिर समझ में आया कि हम गलत कर रहे हैं और सारा ट्रेन को एक साथ छोड़े, और इतना सारा मरीज हमारे पास आ गया। तो इस सब चीजें एक तरह से बिना समझकर गलत जगह पर जोर देना, रात को तालाबंदी, लेकिन जहां सही जगह है वहां जोर नहीं देना। तो जोर किस पर सरकार को देना चाहिए? सरकार की क्या भूमिका है? पहले चीज है कि वो घोषणा करना चाहिए कि किसी को खांसी या बुखार हो गया है, 3 दिन का, टीबी के लिए हम 2 हफ्ते के बोलते थे, 3 दिन का, किसी को सर्दी या खांसी या बुखार हो गया तो वो आगे आकर तुरंत जांच करें, और उनको जांच कराना चाहिए कहीं भी हो। उसमें कुछ लोग कोविड-19 निकलेंगे, बहुत लोग नहीं निकलेंगे, 3 में 1 निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, 2 तो नहीं रहे, हो सके 10 में 1 ही निकले। जो पॉजिटिव निकला उसको अलग करना चाहिए। हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो हॉस्टल और इसमें ऐसी जगह की व्यवस्था करना चाहिए कि लोग जब वापस घर आके बोलेंगे तो अच्छा देखभाल था, जब बोलेंगे अपने बस्ती में, तब दूसरा मरीज को भी जाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन उनके साथ वहां एकदम बुरी तरह की खाना रहा, बुरी तरह की तड़का रहा, वहां वो ठीक से उसके साथ बिहेव नहीं किए, तो कोई नहीं जाएगा वहां। तो चाहे वो हो, उसको बीमारी ज्यादा हो नहीं हो, तब भी उसको इस तरह की कोविड केयर सेंटर, देखभाल की सेंटर में उनको रखना चाहिए। और बीमारी थोड़ा ज्यादा है, सांस की तकलीफ है, तो हॉस्पिटल में उनको रखना एकदम आवश्यक,
कि जितने भी उम्र हो, ये 70 साल का है, ये तो बचेगा नहीं बोलकर छोड़ना एकदम गलत बात है। न केवल उस मरीज के लिए जिसकी अधिकार हनन हो रहा है, लेकिन सारे बस्ती के लिए, क्योंकि वो बीमार आदमी से फैलेगा, कि परिवार वाले को फैलेंगे, वो उनको बच्चे को फैलेगा, बच्चे को लक्षण नहीं होगा लेकिन उनसे फैलेगा। इसीलिए जिसको भी पॉजिटिव टेस्ट होता है उनको आइसोलेट करना एकदम आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। उसका बिना ये रहना एकदम गलत है। और जिसको पॉजिटिव टेस्ट किया उसके साथ पूछना चाहिए कि भाई साहब, बहन जी, आप कल कहाँ थे, सवेरे क्या कर रहे थे, उसके बाद दोपहर कहाँ गए, घर में थे, बाहर गए क्या, बाजार गए, कौन सी बाजार गए। और इस तरह वो जिस दिन लक्षण आया उससे 3 दिन पहले तक आपको पूरा पूछना चाहिए कि वो कहाँ 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 गया था और किस किस जगह में था जहां बाकी लोग भी थे, अपने घर के अलावा कहाँ था, इसकी एक मैप बना लेना चाहिए, एक नक्शा बना लेना चाहिए। और फिर लोगों को कहना चाहिए कि यहाँ इस समय में जब ये आदमी था, जो और थे वो भी आके हमारे पास आके टेस्ट करवाइए, या कम से कम अपने घर में आप अलग बैठ जाइए। इसे क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में एक फर्क है। आइसोलेशन वो अलग करना है जिसको टेस्ट पॉजिटिव था, और क्वारंटाइन उसे अलग करने की बात करते हैं जिसको बीमारी नहीं है, ना टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन उसको संपर्क रहा है और इसलिए बीमारी 7 दिन में हो जा सकता है, और क्योंकि तब तक वो फैलने लग जाता है उसको अलग कर दे कि उससे भी नहीं फैले। तो जो पॉजिटिव है उसे आइसोलेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए एक टाइट गंभीर जगह तरह से, और बाकी जो लोग उसके साथ संपर्क में रहना उसे भी अलग करना चाहिए, लेकिन हो सके वो अपने घर में अलग कर ले या उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाया, जितना वहां उतना उनको डरने की बात नहीं है, उस तरह की जगह में अलग करना चाहिए ताकि वो बीमारी फैले। बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत देशों ने इतना ही बीमारी आया, 400 आया, 300 आया पहला, और उसके बाद वहां से वो कंट्रोल कर लिए। लेकिन इसके लिए ये कांटेक्ट ट्रेसिंग टेस्ट करना और संपर्क को पता करना, और अगर पॉजिटिव है तो आइसोलेट करना और संपर्क को क्वारंटाइन करना, दोनों अलग करने की बात है। ये सबसे जरूरी काम है और इसके लिए सरकार को अपने स्टाफ से नहीं कर सकते। जो अपने नर्स और डॉक्टर है वो तो अस्पताल में ही कम पड़ते हैं, वो ये काम समुदाय में नहीं कर सकते। समुदाय में जो संगठन है उनसे वॉलंटियर लेकर, उनको पैसा देकर, उनकी मदद के साथ ये करना पड़ेगा। और क्योंकि ये कांटेक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं रहा है, बीमारी की फैलने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। चीन में भी एक राज्य में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में शुरू हुआ, वैसे वहां हुबी बोलकर एक राज्य में शुरू हुआ, एक स्टेट, लेकिन उसके बाद फैला नहीं। उसके बगल में जो राज्य था जिसमें कुछ कुछ केस आए, उसके बाद पूरा चीन में, जो कि भारत से बड़ा है, जिसकी जनसंख्या भारत से बड़ा है, वहां उतना ही लोग पॉजिटिव हुए जितना हमारी मौत कुछ दिन में हो जाए। पूरा देश को बिना फैले हुए वो पहले राज्य में भी उसे रोक सके। लॉकडाउन से ही नहीं, लॉकडाउन तो वो भी किए थे, लेकिन टेस्टिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग, संपर्क पता करना और आइसोलेट और क्वारंटाइन करना, यही मंत्र है। और ये करना आसान नहीं है, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगता है, धीरज लगता है,
लोगों का विश्वास लगता है, तो पुलिस को आगे बढ़ाओगे और जैसे चोर को पकड़ रहे हो वैसे पीछे जाओगे, जिस आदमी को संपर्क रहा कि नहीं रहा वो तो छिपेगा आपसे। हमारे पास तो कई लोग की जानकारी है, जो लोग पता करने आते हैं तो वो पैरास्टामोल खा के बैठा है जिसकी बुखार ठीक नहीं, दिखे नहीं। लेकिन हमें ऐसी विश्वास चाहिए कि वो अपने खुद अपने पास आए और बोले देखो मेरे पास संपर्क रहा, मैं घर में बैठा रहा हूं, लेकिन कुछ समस्या है तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप आ जाना चाहिए। सिस्टम पर इतना विश्वास चाहिए। ये पुलिस का काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, जन स्वास्थ्य का काम है। और ये काम को लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लोगों को दुश्मन जैसे नहीं देखना है। पलायन जो व्यक्ति है, जो बाहर मजदूर है, हम उसे मच्छर जैसे देखते हैं। मच्छर को देखने से हमें क्या लगता है, हम उसको मच्छर का अधिकार नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि ये मच्छर घर में आएगा तो उससे बीमारी फैलेगी। लेकिन एक मानव को ऐसी नहीं देखा जा सकता है। हाँ, हो सकते हैं उससे बीमारी फैलेगा, तब भी उसका अधिकार है, और आपको उस अधिकार की हनन करे हुए तो कहीं ना कहीं वो आपको काटेगा। आप उससे बच नहीं सकते हो कि बीमारी आपको उससे फैलेगा। तो जिस आदमी बीमार व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गया है, उसको गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है और लोगों की अधिकार बनता है कि गवर्नमेंट उसको बेहतर बिस्तर में एडमिशन दे, जरूरी दे। बिस्तर नहीं है तो सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि उसको अपने एम्बुलेंस में बिठाकर जो उसके पास सूची है वहां देखे कि कहां बेड है और वहां जाके उसे भर्ती करें और निःशुल्क उसको वहां दवाई दें, इलाज करें, बिना कोई पैसा खर्च करवाए। ये अधिकार है। और ये अधिकार को हनन करने से जो तो हम आदत पड़ गए हैं, बिहार में कब से है कि हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा क्या अधिकार बना कि एडमिशन मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी ठीक ठाक जगह पर। लेकिन अब क्या फर्क है कि जब आप उसकी अधिकार की हनन कर रहे हो तो अमिताभ बच्चन क्या, अमित शाह क्या, उन पर भी जाके असर पड़ रहा है, बीमारी फैलती है। इस बार हम क्या देख रहे हैं, अधिकार की हनन से जो अमीर है वो भी बच नहीं पा रहे। हाँ, सही बात है कि गरीब ज्यादा इससे पीड़ित है, उन पर नुकसान ज्यादा है, लेकिन सबको इससे दिक्कत है। जो अपार्टमेंट में है उनको भी इससे दिक्कत है, और इसीलिए ये जरूरी है कि उसकी स्वास्थ्य की जो अधिकार है, जो एडमिशन नहीं, बीमार है तो, बुखार है तो उसकी टेस्टिंग की अधिकार है, पॉजिटिव है तो उसकी एडमिशन की अधिकार है, सांस लेने की दिक्कत है तो वेंटिलेटर की अधिकार है। और ये अधिकार मिलने के लिए गरीब को, जो हॉस्पिटल में वो बाकी कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए देख रहा था, उसको बंद नहीं करना चाहिए। जब वो बंद करते हो तो ये आदमी भटकेगा, और क्योंकि उसको ये बीमारी ज्यादा आने की संभावना है, उससे भी फैलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, स्वास्थ्य सेवा की अधिकार जहां हनन ज्यादा हो रहा है वहां बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। और ये हम पहले भी लिख चुके हैं, 2016 में हमने लिखा, जब बजट में पैसा नहीं दिया है तो मैंने लिखा कि देखो सरकार समझ रही है कि निजीकरण करने से वो बहुत होशियार है। निजीकरण इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो अमीर है उसको अब बहुत पैसा मिल जाए। लेकिन याद रखें कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को आप इस तरह काटोगे, निजीकरण करोगे, तो एक ना एक दिन आएगा जब महामारी आएगी, तब गरीब ही नहीं अमीर का हालत भी बिगड़ेगा, और स्वास्थ्य ही नहीं सारा आर्थिक व्यवहार, सारा उद्योग को नुकसान पहुंचेगा।
ये मैं 4 साल पहले लिखा था, और दुख की बात है कि सुना नहीं गया और आज वही हुआ। हम ये पहले, मेरी समझ था सूरत के प्लेग पर, सूरत में एक बार महामारी आया था और सूरत तब बहुत बड़ा उद्योग की राजधानी था और वहां सबसे ज्यादा गरीब था। लेकिन जब गरीब पर ये बीमारी आई तो वो पूरा सूरत का जितना नुकसान हुआ, तभी ये बात कहने को आया कि देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को जब आप काटोगे तो याद रखना कि स्वास्थ्य ही नहीं, सब आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंचेगा, और गरीब ही नहीं, सबको स्वास्थ्य पर ये चोट पहुंचाएगा। और ये हुआ। और इसीलिए, क्योंकि अपनी गलतियां इसमें इतना बहुत है सरकार की, पहले गलतियां हैं जो ये महामारी आने के पहले किया गया, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाया नहीं गया है, जितना हॉस्पिटल में बेड चाहिए नहीं किया है, जितना नर्स और डॉक्टर चाहिए उसको रखे नहीं। जब मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ बच्चों की विष हो गया था, पी गए थे गलती से नून मिल स्कीम में मध्य भोजन के समय, उनको सिवान में ले गया था, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर पटना लाया गया और बहुत बच्चे मरे। उनमें लिखने लग गया कि जहां गया था प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था। एकदम गलत बात थी। तब मैं स्वास्थ्य मिशन के साथ काम करता हूं तो और मैंने उसको स्टडी किया और उस पर मैंने अपना राय रखा कि नहीं, वहां डॉक्टर थे और नर्स खूब थे, क्योंकि उस दिन वहां नर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत है, और उन लोग ने ले गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवान में, जहां एक ही वेंटिलेटर था, लेकिन बच्चे की वेंटिलेशन 30 की जरूरत है। और ये हमें समझने की बात है कि जब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें कुछ ज्यादा बना के रखना चाहिए, ताकि जब भी इमरजेंसी हो जाता है, जब भी इमरजेंसी हो जाता है, जब भी एक बड़ा सा आपको डिजास्टर हो जाता है, जब भी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, भूकंप हो जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तब वो जितना साधारण दिन में आते हैं उससे ज्यादा देखने के लिए उस पर जगह चाहिए। हमारे तो रोज की दिन 100 बेड है तो 150 पेशेंट है, और मैं क्या कर रहा हूं कि आपको रोज की 100 पेशेंट है तो आपके पास 150 बेड की जरूरत है सरकारी हॉस्पिटल में। तो सारा बिहार में इसकी तैयारियां इसलिए कम रहा है क्योंकि पहले में जो वो करना था वो नहीं की। ये एक तरह की गलतियां हैं जो हमने पिछले 5, 10, 15 साल में करना था, जो स्वास्थ्य सेवाएं पे वो नहीं करना था। और दूसरा है जो उसके बाद हुआ, महामारी आने के बाद जो आपको नया बेड और बिस्तर बनाना था, बिना वो बनाए जो अभी सरकारी हॉस्पिटल है उसे कोविड-19 हॉस्पिटल बना दिए। जो बाकी इलाज हो रहा था उसको बाहर जाना पड़ा, निजीकरण हो गया उसका, और यहाँ वो स्वास्थ्य सेवाएं थे, आप जितना उसके लिए बिस्तर तो बना लिए लेकिन डॉक्टर और नर्स की आप हायर नहीं किए। चाहे तो बाहर से लाना चाहिए, चाहे केरल से आप ला दो, वहां वो अपना कंट्रोल बेहतर किए हैं, वहां से डॉक्टर नर्स को ला दो कुछ दिन के लिए। कई देश तो क्यूबा से लाए हैं। आपको बाहर से जितना फौज चाहिए डॉक्टरों और नर्सेस को और पब्लिक, वो आपको लाने की जरूरत है। इसका बिना किए गांव-गांव को बंद कर देते हैं, ताला लगा लें, ताकि खबर ही बाहर ना जाए कि वहां कितना मौत हो रहा है। और पूरा लोग को कंफ्यूज करने के लिए, उनको कोई दिशा, इसके लिए कई सारे अंधविश्वास फैला देते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, ये आयुर्वेद खा लीजिए, ये छोटे से ये सफेद गोली ले लीजिए, और ये मैं सबको बांट दिया और मेरा काम हो गया। तो अंधविश्वास फैलाना इसके लिए भी फैलाया जा रहा है, लोगों पर तो है समस्या, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सरकार ही फैला, लोगों पर तो है। लेकिन इसका है कि सही रास्ता क्या है,
और सरकार का फर्ज क्या है और क्या पहले करना था और अभी करना चाहिए। इससे हमें कंफ्यूज करने के लिए, इससे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये किया जाता है और हमें लोगों पर ले जाना चाहिए कि सरकार इसमें करना क्या था और तुमने क्यों नहीं किया है और क्या नहीं करना चाहिए जो कर रहा है। और लोगों में सोचना चाहिए ये अगर एक व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसकी गलती से नहीं हुआ, उसकी पाप से नहीं हुआ, इसीलिए हुआ है कि ये कीटाणु ऐसी है। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने से, सामाजिक दूरी रखने से आपका संक्रमण आने का संभावना कम हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, तब भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए और जो आदमी संक्रमित है उसको दोषी मत ठहराइए। जिससे फैलाया हुआ फैलता है उसे दोषी मत। हाँ, सावधानी चाहिए, लेकिन अगर बाकी जगह में ये बहुत देश और बहुत राज्य है जहां इस तरह नहीं फैला है, जहां भारत के कई स्टेट में फैला है, उसका कारण है कि सरकार ने अपने कर्तव्य पूरा किया है और उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं बनाया था और अभी चलाया था कि ये संक्रमण से लोगों को बचा सके। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये आपकी जिंदगी की पहले महामारी होगी, लेकिन आप जो अभी 40 साल से कम है, 50 साल से कम है, ये आपकी जिंदगी की आखिरी महामारी नहीं होगी। इस तरह की महामारियां अब ज्यादा होने लगे हैं, उसकी कई कारण हैं। विश्वकरण जो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, उसके साथ जुड़ा हुआ चीज है, तो कई सारे कारण हैं और महामारियां फिर भी आएंगी। और इस महामारी से जो हम सीख सकते हैं उससे हम आगे जाके बचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सवाल पूछने का रास्ता है तो पूछा जा सकता है, मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक मिनट। हेलो, yeah, just 1 minute. I'm on a webinar. That's why I delayed that meeting at 7 o'clock. No, 7:30. Yeah, we'll talk later. हाँ, एक सवाल आया है, अगर हम पढ़ लेते हैं तो सैनिटाइजर ज्यादा उपयोगी है या हाथ धोना? मेरे ख्याल में हाथ धोना साबुन के साथ ज्यादा उपयोगी है। बस इतना ही है कि 20 सेकंड तक धोइए और ऐसे धोइए, फिर ऐसे भी धोइए कि इसके अंदर और नाखून में भी अच्छी तरह धोना सैनिटाइजर से बेहतर है। सैनिटाइजर भी बुरा नहीं है, और बाहर जाते समय एक दुकान से दूसरा दुकान जा रहे हो तो साबुन नहीं ले जा सकते, लेकिन घर आया तो साबुन बेहतर है। और याद रखो, सैनिटाइजर से आप हाथ में रखते हुए, गीला रहते हुए, सूखने के बाद आपको चलना चाहिए। गीला जब सैनिटाइजर है चलना नहीं चाहिए, और आग के पास, रसोई के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि आग लग सकता है। तो इसीलिए सैनिटाइजर में खतरा भी है। तो जितना ज्यादा हो सके आप साबुन से ही काम कीजिए, वो भी प्रेस करके लेने वाले साबुन की कोई जरूरत नहीं है। आप साबुन में वायरस नहीं टिकता है, आप साबुन को लेकर आप उसको अच्छी तरह रगड़ते यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, साबुन से ही यूज कर सकते हो। वैक्सीन कब तक आएगा? मेरे ख्याल में अगला मई महीने के पहले नहीं आएगा, और फिर लोगों तक पहुंचने में और 6 महीना लग जाएगा, तो 1 साल तो हो सके लग ही जाएगा, लेकिन वैक्सीन आने का संभावना है, ये सही अच्छी बात है। टीकाकरण अभी इसके लिए आने में मई महीने से अगले दिसंबर तक आ जाएगा, अगले साल। हाँ, रामदेव बाबा के बारे में तो मैं बता ही दिया है, कुछ नया बताने की चीज है।
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, माने कि हमारे बदन की ताकत को बूस्ट करने, क्योंकि ये अलग नहीं होता है, कोरोना वायरस के लिए अलग नहीं होता है, जो जनरल है वो सबके लिए है। और उसके लिए क्या है, सही खाना, जो संतुलित भोजन बोलते हैं। संतुलित भोजन में आपको अनाज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तीनों चाहिए। दूध जैसा प्रोटीन है, मांस और मछली और अंडा जैसा प्रोटीन है, वो भी दाल, ये चाहिए, और अनाज चाहिए, और उसके साथ आपको सब्जियां भी चाहिए। तीनों रहे और सही मात्रा पर रहे तो ये है, बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, उससे भी समस्या है, वो भी आपका इम्यूनिटी को कम करता है। लेकिन सही मात्रा पर रहे, कुपोषित ना हो। कुपोषण जो है उसका इम्यूनिटी कम है। दूसरा है कि थोड़ा एक्सरसाइज करते रहे, ये बहुत जरूरी है। और जितना प्रदूषण से बचे, वो भी इम्यूनिटी को बदलता है। ये सब चीजें स्वस्थ रहने की सलाह है। कोई दवाई नहीं है इम्यूनिटी ठीक करने के लिए। वैसे इम्यूनिटी जिसका कम हो जाता है बीमारी के कारण, उसे ठीक करने के लिए दवाई निकाला गया है, लेकिन वो साधारण आदमी को दे, उससे इम्यूनिटी बेहतर हो, चलो बुरा नहीं है। आपको अंडा खिला दिया और बोल दिया कि उसके बदले में टॉनिक खिला दिया तो आपका खर्च हुआ, लेकिन अंडे से ज्यादा उस पर कोई लाभ नहीं है। लेकिन चलो आपको लगता है तो ले सकते हो, लेकिन गरीब है तो आप बेहतर हो कि आप संतुलित भोजन पर अपना विश्वास रखें, ना कि कोई टॉनिक और दवाई जिससे कि इम्यूनिटी ज्यादा हो जाता है। कुछ दवाइयां है जरूर जो इम्यूनिटी कम हुआ उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, लेकिन वो साधारण आदमी के लिए नहीं। ठीक है। तो हम एंड करते हैं इसके साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।